हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हो कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम लोग करने वाले हैं बच्चों किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र वाले चैप्टर में दर्पण सूत्र का निगमन। ये दर्पण सूत्र का निगमन हम दो तरीके से करेंगे, एक करेंगे अवतल दर्पण के लिए, एक करेंगे उत्तल दर्पण के लिए। लेकिन ये निगमन आप तभी कर पाओगे जब आपको चिन्ह परिपाटी आएगी। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम चिन्ह परिपाटी समझेंगे कि किसी भी दर्पण से अगर हम लोगों को वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फोकस दूरी को नापना है तो इसके लिए कब पॉजिटिव लेना है, कब निगेटिव लेना है, इन चीज़ों को आज समझेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये निगमन दो तरीके से होने वाला है, एक उत्तल के लिए, एक अवतल के लिए। तो दो निगमन बड़े बड़े हैं और साथ ही साथ ये एग्जाम में पूरे 5-5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं। सर, ये निगमन आप अलग अलग क्यों करवा रहे हैं, उत्तल के लिए अलग क्यों करवा रहे हैं और अवतल के लिए अलग क्यों करवा रहे हैं? बेटा, जब आप किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो हो सकता है वो आपको केवल इस दर्पण के सूत्र का निगमन करके दिखा दे, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो उसमें लिखकर कभी कभी आ जाता है कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए और कभी कभी लिख के आ जाता है कि उत्तल दर्पण के लिए कीजिए। तो ऐसे केस में आपको दोनों तरीके से करना आना चाहिए, इसीलिए फिर हम लोग आज के सेशन में दोनों तरीके से सीखेंगे। अगर आप एक कर ले गए तो दूसरा आसान लगेगा, कुछ ही बदलाव किए जाएंगे। चलिए फिर फाइनली शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अब मान लीजिए कि हमारा कोई भी एक दर्पण है, ठीक है, हमने बता दिया, मान लीजिए कोई भी दर्पण है, अगर आप चाहो तो अवतल भी बना सकते हो, ठीक है, ये हमने अवतल दर्पण बना दिया। इस अवतल दर्पण का कहीं ना कहीं मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा मुख्य अक्ष होगा, हमने यहाँ पे मुख्य अक्ष बना दिया, ठीक। अब अगर ये मेरा अवतल है, अच्छे से समझिएगा, तो इसका फोकस जो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, ये हमारा फोकस हो गया। अब मान लीजिए कि हमने अपनी वस्तु को यहाँ कहीं पर रख दिया, ठीक है, इस तरीके से हमने अपनी वस्तु को रख दिया। जब आप अपनी वस्तु को इस तरीके से यहाँ रख देंगे तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं ना कहीं, मान लीजिए हमारा ये पॉइंट जो है वो C है बच्चों, ठीक है, ये हमारा F था और इसके बाद ये हमारा C है। ओके, हमें उम्मीद है इतना समझ में आया होगा, ठीक। तो ये पॉइंट हमने बता दिया कि मान लीजिए हमारा F है। अब ये जो हमारी वस्तु है और ये इसका ध्रुव है, ध्रुव से जब हम किसी भी दूरी को नापेंगे, ध्रुव से जब हम किसी भी दूरी को नापेंगे तो ये हमारी क्या होती है बेटा, वस्तु की दूरी होती है। तो ये हमारी हो जाएगी वस्तु की दूरी, जिसको हम U लिख देंगे। ओके बच्चों, इसके बाद जो ये दूरी होगी ये हमारी फोकस दूरी होगी, जिसको हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए कि इसका जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर कहीं बन गया है, मान लीजिए कि इसका प्रतिबिंब जो है वो कहीं यहाँ पर बन गया है। अगर ये इसका प्रतिबिंब यहीं कहीं पर बन गया है तो ये दूरी जो आपकी होगी, ये दूरी आपकी ध्रुव से नापी जाएगी, यहाँ से नापोगे, ये वाली एग्जैक्टली दूरी होगी, ये नहीं, ठीक है, ऐसे बना रहा हूँ मैं। तो ये वाली दूरी जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी वस्तु की दूरी होती है ध्रुव से नापी जाती है, U होती है, फोकस दूरी F से नापी जाती है ना, F लिखा जाता है उसको, और उसके बाद वस्तु की दूरी के साथ साथ प्रतिबिंब की दूरी को V से, वस्तु की दूरी को U से, फोकस दूरी को F से लिखा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यही हमारा उत्तल होता, बहुत अच्छे से प्लीज समझने की कोशिश करना। अब मान लीजिए यही हमारा उत्तल होता और उत्तल में पॉलिश इस तरीके से होती है, आपको बहुत अच्छे से बात पता है। अब इसके बाद इसमें यहाँ पे ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारी वस्तु जो है कहीं यहाँ पर रखी है और आपको पता है कि इसका फोकस कहीं यहाँ होगा और ये हमारा C होगा, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपको पता है कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहीं यहाँ पर आके बन जाएगा, ठीक। तो अब आप क्या करोगे, ये दूरी ध्रुव से नापते हुए यहाँ तक आओगे और इसको लिखोगे कि आप ये हमारी U होगी, ठीक है, अच्छे से समझ लेना बेटा। और उसके बाद ये वाली जो दूरी हो जाएगी, ये दूरी हमारी कैसी हो जाएगी बेटा, F हो जाएगी, जो कि फोकस दूरी होगी। और इसके बाद जो ये वाली दूरी होगी ये हमारी V हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारी V दूरी हो जाएगी। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या F होगा, क्या U होगा, क्या V होता है ना, सिंपल सी बात है। अब एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बताने वाला हूं, इसको जरा अच्छे से एक बार समझ लेना, पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने अभी यहाँ पे कार्तीय तल बना दिया है, जो आपने कहाँ पढ़ रखा था, क्लास 10th में, है ना। जब कभी भी
हम लोग किसी भी दूरी को, मान लीजिए दर्पण का ध्रुव है, इसको हमने P नाम दे दिया, ठीक। जब हम इस तरफ जाते हैं किसी भी ये कलर चेंज कर देते हैं सर, ठीक है। जब हम इस तरफ जाते हैं तो यही दूरी हमारी कैसी होती है, धनात्मक होती है ना। आपको पता होगा कि जब हम किसी भी नंबर लाइन में अपने दाईं तरफ जाते हैं तो दूरी धनात्मक होगी, बाईं तरफ आएंगे तो ऋणात्मक होगी। अगर हम इस तरफ आएंगे तो यही दूरी हमारी ऋणात्मक होगी, और अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो फिर हमारी वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। लेकिन अगर हम नीचे आना शुरू किए तो हमारी दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा जितना मैंने अभी बताया है। तो अगर मैं बात करूं तो किसी दर्पण में अगर दूरियों को बाईं तरफ नापोगे तो ऋणात्मक होगा, दाईं तरफ जाओगे तो धनात्मक होगा, ऊपर जाओगे तो धनात्मक होगा, नीचे आओगे तो ऋणात्मक होगा। इतनी बात समझ में आ गई। यहां से मुझे कुछ चीजें पता चली कि बच्चों जो अवतल होता है एक दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। ये बातें अच्छे से नोट कर लेना, बस इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए, कुछ थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो हमारा U होता है वो निगेटिव होता है, और ये भी क्या होता है, निगेटिव ही होता है, क्योंकि हम लोग वस्तु को हमेशा बाईं तरफ ही रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि F की बात करते हैं, है ना, स्मॉल f, जिसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, तो अगर अवतल की बात करें तो फोकस बाईं तरफ होता है, उत्तल की बात करें तो फोकस दाईं तरफ होता है। यही वजह है कि ये बाईं की तरफ है, इसलिए हमारा ये निगेटिव होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये हमेशा निगेटिव क्यों होता है, वजह बता दिया आपने सर, है ना, कि हमेशा ये बाईं तरफ होता है इसलिए निगेटिव होता है, ये हमेशा दाईं तरफ होता है इसलिए निगेटिव होता है, तो ये हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण की और उत्तल दर्पण की। 10th क्लास को याद करो। उत्तल दर्पण हमेशा उस तरफ ही प्रतिबिंब बनाता है, मतलब वो हमेशा आभासी बनाएगा, इस दर्पण से हमेशा उस तरफ होगा। इसका मतलब है V का मान उत्तल दर्पण के लिए हमेशा धनात्मक ही आएगा। बेटा ये अगर आपको नहीं आता है तो हमारी 10th की क्लास जाके देख लो, तभी आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वो हमेशा धनात्मक ही होगा, क्यों, क्योंकि वो हमेशा बच्चों आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है उत्तल दर्पण, तो इसलिए V का मान हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही। लेकिन अवतल दर्पण में अगर हम बात करें तो अनंत से लेकर फोकस के बीच में जब कभी भी आप वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब आपका इसी तरफ बनेगा, इसका मतलब वास्तविक बनेगा। और अगर इस तरफ बनेगा तो इसका मतलब है कि वो ऋणात्मक होगा। तो हम बोलेंगे कि ऋणात्मक होगा, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी वस्तु को इस फोकस को क्रॉस करके ले जाएंगे, यहां पे कहीं वस्तु को रख देंगे, तो इसका जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है वो हमें दूसरी तरफ प्राप्त होता है और काफी बड़ा बनता है बच्चों। तो मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो फोकस से क्रॉस करके ही जैसे ही वस्तु को रखोगे, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बच्चों आभासी बनेगा, और आभासी बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है, इसीलिए हमारा दर्पण इस तरफ बनता है दाईं तरफ, और इसलिए हमारा ये मान पॉजिटिव भी हो सकता है। तो जो आप लोगों ने क्लास 10th में रट लिया था कि U की वैल्यू हमेशा सारे में ऋणात्मक होगी और ये सब ऐसे रट लिया था, वो चीज़ यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्या हो गई, बदल गई। तो अब सर फिर कैसे याद रखेंगे कि U, इसके लिए तो फिक्स है, लेकिन सर एक सेकंड बेटा, मैंने यहाँ पे प्लस चिन्ह लगाना था, ओके। अब मुझे यहाँ बोला प्लस ही था, माइनस लिख दिया था। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये निगेटिव है। निगेटिव तब होगा जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनेगा, और जब प्रतिबिंब हमारा आभासी बनेगा तो बच्चों ये हमारा बच्चों पॉजिटिव होगा। आप पूरा लाइन में लिख लेना। इसकी बात करें तो ये हमेशा कैसा बनाता है बेटा, हमेशा कैसा बनाता है प्रतिबिंब, हमेशा आभासी बनाता है, तो इसलिए हमेशा ये पॉजिटिव ही होता है। तो बोलो चिन्ह परिपाटी में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। चलो अब हम बात करते हैं बच्चों इसी चिन्ह परिपाटी में O की क्या होता है। O वस्तु हमेशा कैसी होगी, ऊपर, तो ये हमेशा कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है ना। I की बात करें तो I जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। सर कैसे, जब कभी भी प्रतिबिंब मेरा वास्तविक बनता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी प्रतिबिंब दर्पण में वास्तविक बनता है तो वो हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है।
चलो, अगर ये उल्टा हो गया तो बच्चों ये इसी तरफ बनेगा, समझो मेरी बात। अगर ये उल्टा हो गया तो इसी तरफ बनेगा, लेंस में बदल जाएगा, लेंस में ये चीज बदल जाएगी कि अगर उल्टा बनेगा तो उस तरफ बनेगा लेंस में, पर दर्पण में ऐसा नहीं होता। तो दर्पण में हमेशा अगर उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो दर्पण के बाईं तरफ बनेगा, अगर सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो दाईं तरफ बनेगा। अच्छा, उल्टा बनेगा तो बाईं तरफ बनेगा, अगर उल्टा बनेगा तो बाईं तरफ बनेगा, और उल्टा बनेगा तो आभासी नहीं बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो बड़े ध्यान से सुनो, इस तरफ बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और इस तरफ बनेगा तो माइनस में होगा। इसका मतलब माइनस वाला वास्तविक होता है। तो आ रही बात समझ में कि v का मान वास्तविक हो, अगर i हमारी वास्तविक है, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बना है, तो i का मान माइनस में होगा। अगर i का मान प्लस में है तो बच्चों ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा जाके, क्योंकि अगर किसी भी दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बन गया तो इसका मतलब है वो आभासी बना है, और आभासी बना है तो i का मान पॉजिटिव ही हो जाएगा। बड़ा आसान है यार, कुछ है ही नहीं इसमें। तो बात समझ में आ गई? बड़ा आसान लगा मेरे को। आई भी बता दिया, ओ भी बता दिया, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अच्छे से हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम बात करते हैं गोली दर्पण से गोली दर्पण का निगमन करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट प्लीज। ठीक है, हमें उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे दर्पण सूत्र के निगमन की। अच्छा, दर्पण सूत्र होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह है हमारा दर्पण वाला सूत्र, और इसी दर्पण सूत्र का हमें क्या करना है, निगमन करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, अवतल दर्पण के लिए। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो अवतल के लिए सबसे पहले निगमन करेंगे, और उसके बाद बच्चों हम लोग उत्तल के लिए निगमन करेंगे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज मिस मत करना, पूरा देखना सेशन, तभी आप लोगों को चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक, चलो अब समझिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक अवतल दर्पण है, तो मेरी बातें सुनते जाना, कॉपी में लिखते जाना। माना एक अवतल दर्पण है, ऐसे है ना, एक अवतल दर्पण है, और इस तरीके से हमने लिखा कि माना एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। ऐसे लिखिए प्लीज, माना एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। इस अवतल दर्पण का ये हमने क्या बना दिया, मुख्य अक्ष बना दिया बच्चों। ठीक, ये क्या बना दिया सर ने, मुख्य अक्ष बना दिया। माना एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। अवतल दर्पण में जिसका फोकस, आगे लिख सकते हो, जिसका फोकस F, वह वक्रता केंद्र C है। ऐसे आप लिख सकते हो, जिसका फोकस F और वक्रता केंद्र C है। फिर उसके बाद नई लाइन से, माना इस दर्पण के सामने कोई वस्तु C से दूर रखी है। आप कहीं भी रख सकते हो, कहीं भी रखकर आप निगमन कर सकते हो, लेकिन साफ सुथरा निगमन तभी कर पाओगे जब आप C से दूर रखोगे, क्योंकि जितना दूर रखोगे उतना आसानी से अच्छा चित्र बन पाएगा। बाकी आप पास रख के भी निगमन करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक, ये पहली डाउट हमने दूर कर दी। अब हमने कहा कि दर्पण के सामने C से दूर हमने वस्तु रख दी। माना दर्पण के सामने C से दूर वस्तु रख दी। वस्तु से चलने वाली समांतर प्रकाश किरण, वस्तु से चलने वाली समांतर प्रकाश किरण परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है। इसको ऐसे लिखना है, परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है। ठीक, लिख लिया आपने, परावर्तित होकर फोकस से गुजर जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण C से गुजरती है, तो भाई ये C से गुजरेगी तो क्या करेगी, ऐसे सीधे ही जाएगी ना। C से गुजर कर ये सीधे जाती है। मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा छोटा बन गया है और इसको बड़ा कर देते हैं ऐसे। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा दूसरी प्रकाश किरण C से गुजरती है। अभी हमने आपको एक तरीका बताया था कि भैया अगर हमारी प्रकाश की किरण समांतर जाएगी तो फोकस से समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, सेंटर से जाएगी तो सीधी सीधी जाएगी, है ना। अगर ये फोकस से जाती तो पैरेलल हो जाती, वैसे भी चित्र बन सकता था। अब क्या हुआ, इस प्रकार से हमें एक वस्तु जो है यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। ये हमें वस्तु यहाँ पे मिल जाती है बेटा। ठीक, इसको मैं एक काम करता हूँ और अच्छे से बनाता हूँ ऐसे। हमें ये हमारी वस्तु मिल गई।
वस्तु का सॉरी प्रतिबिंब मिल गया। ठीक, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब सुनिए, अब इनका हम नामकरण करते हैं किसी दूसरे पेन से। सुनो, अब ये हमारी वस्तु हो गई ए और बी। अब सुनते जाना, अब कुछ मत लिखना। आपने लिख लिया है कि माना दर्पण के सामने सी से दूर एक वस्तु ए बी रखी है, जिससे चलने वाली समांतर प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है, दूसरी प्रकाश किरण सी से गुजर जाती है और वापस लौट जाती है। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे को ए डैश पर काटती हैं और हमें वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इतना लिख लेना बस, इसके आगे शांत रहना। अब बच्चों ये हो गया हमारा ए डैश और ये हमने बोल दिया कि ये हमारा कौन सा है, बी डैश। ठीक, उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अच्छा, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया, ये एम है, ये हमने एम नाम दे दिया इसको। और इसके बाद यहां से हमने एक लंब ऐसे डाल दिया और इसके बाद इस लंब का नाम हमने दे दिया बच्चों क्या, एम और एन। ये हमारा एम एन हो गया। और यहां पे आपको पता ही है कि ये पी पॉइंट हमारा है, ध्रुव जिसको हम बोलते हैं। बोलो यहां तक सब कुछ समझ में आ गया? बहुत आसान था। अब देखो मेरी बात गौर से जरा सुनना। अब जो शिवम सर बताने जा रहे हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज और प्लीज गौर से सुनना। ठीक, हमें यह बात पता है कि अगर हम पी से लेकर इस बी तक की दूरी को नापेंगे, हम नीचे बनाते हैं इसको, ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। मान लो इस पी से लेकर अगर हम बी तक की दूरी को बनाते हैं ऐसे, तो ये वाली जो दूरी पी से लेकर बी तक बनेगी ये हमारी यू बनेगी। ठीक, इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पी से लेकर एफ तक की दूरी को बनाएंगे जो कि हमारी क्या बनेगी, वी बनेगी। ठीक, पी से लेकर ये हो गया, चलो सी तक बना लेते हैं। तो पी से लेकर अब हम सी तक बनाएंगे और जब हम पी से लेकर सी तक बनाएंगे तो ये हमारी आर दूरी बनेगी जो कि हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक, बात समझ में आ रही है? मैं सब कुछ अभी लिखूंगा। अच्छा, इसको मैं नीचे ले आता हूं थोड़ा। ठीक है बच्चों, अब सुनो आगे। अब क्या करते हैं, ये दूरी हो गई। अब अगर हम P से लेकर B डैश तक लेके आते हैं तो ये जो P से लेकर B डैश तक लाएंगे ये दूरी हमारी कौन सी होगी? अगर मैं इसको यहाँ तक लेके आता हूँ ऐसे B डैश तक, तो ये दूरी हमारी कहलाएगी बच्चों प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, अच्छा, P से लेकर F तक लाएंगे अगर, तो ये दूरी हमारी कहलाएगी फोकस दूरी। बोलो यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? ये सब नीचे बना लेना क्योंकि ताकि खिचड़ी ना पके प्लीज़। ठीक, ये वाली दूरी हमारी u हो गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारी दूरी u हो गई, ये हमारी दूरी r हो गई बेटा, ये वाली जो दूरी हम खींच के लेके आए c तक, ये वाली दूरी हमारी v हो गई और ये वाली दूरी हमारी f हो गई। बात समझ में आ गई? बहुत आसान लगा होगा। अब सुनिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, मेरा काम ये होगा कि हम कुछ ऐसा बनाएं कि ये u आ जाए, v आ जाए, f आ जाए, कुछ ऐसा करेंगे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं, हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं और ये त्रिभुज हमारा जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला त्रिभुज होगा और एक त्रिभुज हम ये वाला लेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई इतनी? ये दो त्रिभुजों को लेंगे हम लोग। मैं इसको साफ कर देता हूं, इतना छोटा फिर से बनाते हैं। ठीक, देखिए बेटा, ये हम इसको हाईलाइट करते हैं। एक ये मेरा त्रिभुज होगा और एक त्रिभुज मेरा ये होगा। हमें बहुत आराम से बताऊंगा, आप लोग आराम से समझना। इन दोनों त्रिभुजों को देखो। ठीक, इन दोनों त्रिभुजों को देखो। सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी और उसके बाद सी तथा त्रिभुज ये हमारा होगा ए डैश बी डैश सी। तो इसको ए डैश बी डैश और उसके बाद लिखेंगे हम लोग क्या बच्चों, सी। बोलो इतना समझ में आया आप लोगों को? इन दोनों में अगर मैं ध्यान से देखूं तो दोनों कैसे हैं, समकोण त्रिभुज है ना? और ये दोनों एक दूसरे के समरूप हमको दिखाई दे रहे हैं। प्रूफ करने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है। तो मैं सबसे पहले काम करता हूं, मैं अगर ये दो त्रिभुज समरूप हैं, अच्छे से समझ लेना तभी बेटा समझ में आएगा, नहीं तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। ठीक, अब अगर ये समरूप हैं तो इनकी जो भुजाएं होंगी, संगत भुजाएं, वो क्या होंगी, समानुपाती होंगी। ठीक, तो ये जो ए बी है, ये ए बी, ये ए डैश बी डैश के क्या है बच्चों, इस दोनों का अनुपात, और इसके बाद ये दोनों का अनुपात, और उसके बाद ये बी सी और बटे बी डैश सी, इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, तो हमने यहां क्या लिखा, हमने लिखा कि ए बी का अनुपात, ये सब मैथ में आपने पढ़ रखा है पहले, तो ये ए बी है और ये ए डैश बी है, तो ये ए डैश बी। बोलो यहां तक आप लोगों को आया समझ में? अब उसके बाद देखो, ये हमारा यहां से आएगा बी सी और यहां से आएगा बी डैश सी, बी सी और उसके बाद बी
डैश सी, ठीक, बी सी और बी डैश सी, इतना आ गया समझ में। अब उसके बाद ये इतना हो गया, फिर उसके बाद हम देखेंगे त्रिभुज। अब हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे, कौन से त्रिभुज में देखेंगे सर आप? अब हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज है ना। अब ये वाला त्रिभुज का नाम क्या है? ए डैश बी डैश एफ। तो हम लिखेंगे कि ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम एन एफ। तो हम यहां लिखेंगे एम एन और उसके बाद एफ, इन दोनों में चलेंगे, ठीक। अब इन दोनों में अगर हम लोग चलेंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? ये दोनों भी समरूप हैं, तो इसमें जो ये ए डैश बी डैश, इन दोनों का ये, या उधर से शुरू कर लो, एम एन और बटे ए डैश बी डैश। तो हमने लिखा एम एन बटे में ए डैश बी डैश, ठीक, बराबर। अब इसमें देखो, उधर पहले लिखा ना एम एन, तो एफ एन, या मैं तो बीच में पावर कट हो गया था, मैं रुक गया था। अभी देखो ए डैश बी डैश एफ एम एन एफ। तो बच्चों यहां लिखेंगे, देखो ए डैश बी डैश एफ, तो यहां से हमने क्या लिया? एम एन, और एम एन बटे हम लिखेंगे ए डैश बी डैश। तो हमने यहां लिखा कि एम एन और बटे में लिखा ए डैश बी डैश, ओके। फिर उसके बाद इधर देखेंगे तो एफ एन बटे में एफ एन लिख सकते हैं, फिर एफ और बी डैश, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एन और बटे में लिख सकते हैं एफ बी डैश, ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा यार, इसको देखो और इसको देखो, ध्यान से देखना, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश, लेकिन ये ए बी और एम एन हमको साइड में कुछ दिख रहा है। देखो ये ए बी जितना बड़ा है, एम एन भी उतना ही बड़ा है। तो मैं तुरंत यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकता हूँ कि भैया जो हमारा ए बी है वो एम एन के बराबर है, क्योंकि वो एक तरीके का क्या है? लंब है। तो अब मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे आया ए बी और ये हो गया ए डैश और बी डैश। मैं आपको अभी इसको बहुत अच्छे से बता भी दूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। आ गई ना बात समझ में? ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब अगर इन दोनों को हम ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट इनका है आपस में बराबर, तो बच्चों इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट आपस में होगा बराबर। तो मैं लिख सकता हूं कि बी सी बटे बी डैश सी एफ एन बटे एफ बी डैश। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं इन चाचा जी को एक काम करता हूं कि इनको मैं उधर खिसका देता हूं, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा छोटा करके और उनको अब हम उधर खिसका देते हैं ताकि हमको ना थोड़ा जगह मिल जाए, ठीक। चलो अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां लिखूंगा कि चूंकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब इन दोनों को देखो तो आएगा बी सी बटे में बी डैश और सी, इधर आएगा एफ एन बटे एफ बी डैश, तो आएगा एफ एन बटे एफ बी डैश। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा सर ऐसा किया क्यों आपने? ये तो बताओ सर, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा अगर हम बी सी को ध्यान से देखें तो हमारी ये दूरी है ना। अगर हम बी डैश सी को देखें तो हमारी ये दूरी है। अगर हम एफ एन को देखें तो हमारी ये दूरी है, और हम एफ बी डैश को देखें तो हमारी ये दूरी है। मतलब जितनी दूरियां ये ए बी, जितनी खड़ी खड़ी दूरियां थी ना, उनको सर ने गायब कर दिया। सर ने एक ऐसी चीज बनाई कि इस लाइन में सारी दूरियां आ गई। अब हमें इस लाइन वाली सारी दूरियां पता हैं, हम एक एक करके सारी दूरियों को यहां रखते हुए चले जाएंगे और हमारा जो है निगमन खत्म हो जाएगा। 5 नंबर का आता है। सारा गेम यहां से यहां तक है। चित्र बनाओ, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखा के नियम लिखो, इनको भी समरूप दिखा के नियम लिखो। ये वाली लाइन बराबर है, दोनों को उठा के गायब कर दो, खत्म निगमन। बात समझ में आई? अब देखो ये BC लिखा है, BC हमारी दूरी कौन सी है? ये वाली। अब दूरी हमने तो बच्चों ध्रुव से नापनी है, क्योंकि ये सारी दूरी हमारी कहां से नापी गई है? ध्रुव से। तो अब ये BC को मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे BC को PB बनाना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, या तो हम इस BC को गायब कर दें और सारी दूरियां ध्रुव से नाप लें, ऐसा कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इस BC को लिखा PB में अगर हम PC घटा दें तो BC मिल जाएगा। देखो फिर से, ये BC है, अगर मैं इस BP में इस PC को घटा दूं तो BC मिल जाएगा मुझे। तो मैं इस PB में हम PC को घटा देते हैं। तो हमने यहां लिखा कि PB में सर अगर आप PC को घटा देंगे
तो मेरा काम हो जाएगा। अब बी डैश सी को देखो, ये वाली ये दूरी है। अगर हम पी सी में ये पी बी डैश घटा दे तो बी डैश सी मिलेगा। तो हमने क्या किया, पी सी में पी बी डैश कर दिया। मैं आज सर्जरी कर रहा हूं इस निगमन की। तो पी से बी डैश हो गया, है ना, पी बी डैश ये हो गया। बहुत आराम से समझो। अभी एफ एन है, एफ एन मेरा ये है, ध्यान से समझो, एफ एन मेरा ये है, समझिएगा प्लीज। लेकिन हम जानते हैं कि एफ एन और जो हमारा पी बी है वो आपस में क्या है, लगभग बराबर है। देखो फिर से, सॉरी पी बी नहीं, एफ एन जो है वो लगभग एफ और पी के बराबर है, क्योंकि ये एन बिंदु हमारा पी के बहुत पास है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करता हूं, हम इसको ना उठा के यहां ले आते हैं और हम आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं, तो आपके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। रुकिएगा बच्चों, मैं ऐसा लाइन खींच लेता हूं। ठीक, रुको, अभी समझो। हम यहां लिख सकते हैं कि चूंकि जो मेरा एन पॉइंट है, एन व पी पास, बहुत पास है, आप बहुत पास लिख लेना, अतः जो हमारी एफ एन दूरी है, अतः एफ एन जो हमारी दूरी है वो किसके बराबर है बच्चों, एफ पी के बराबर है। ऐसा मैं लिख सकता हूं, या पी एफ के बराबर है। बोलो बात समझ में आ गई, पी एफ के क्या है, समान है। यहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी समस्या होगी आपको अच्छे से आ गया समझ में। अब मैं इसी जो ये हमारी लाइन है, ये वाली, ये जो यहां लिखा था, इसको और नीचे लाते हैं और समझो। ठीक, देखो अब ये हमारी जो है ये हो गई बी डैश, बी और बी सी और बी डैश सी, और ये हो गया एफ एन। एफ एन की जगह मैं लिख सकता हूं पी एफ, और इसके बाद एफ बी डैश। अब इसके नीचे से ये शुरू कर दो। ठीक, अब सुनो, अब इतना तो हो गया। पी एफ की दूरी कितनी है, ये तो साफ साफ तुम्हें पता ही है कि फोकस दूरी है, तो उसे बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है, पी से स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब है सारी दूरियां पी से स्टार्ट होनी चाहिए। देख लो, सारी पी बी पी सी पी बी, यही सब आना चाहिए, पी से स्टार्ट होना चाहिए, है ना। तो ये तो पी से ऑलरेडी स्टार्ट है, इनको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, पी एफ को पड़ा रहने दो। अब एफ बी डैश क्या होगा, देखो एफ बी डैश ये वाली दूरी, अगर मैं पी बी डैश में पी एफ घटा दूं तो काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पी बी डैश में पी एफ को घटा देता हूं। बोलो यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक, आसान लगा? स्क्रीनशॉट लो, यहां साफ करूंगा क्योंकि मैं, ठीक है, मैं इसी पेज पे समझाऊंगा पूरा, नए पेज में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक मैं फिर से एक बार मैं आप लोगों को समझा भी देता हूं। ठीक, ये गायब तो हो गया पर वापस आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या किया, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाया, और ए बी को हमने इसके ए बी बटे ए डैश बी किया, फिर बी सी बटे ये वाला किया, बाद में इसी तरीके से ये वाला त्रिभुज समरूप दिखाया, बाद में हमने एम एन को ए बी के बराबर दिखा दिया। इतना काम किया, ठीक है। चलो तो ये वापस ले जाते हैं और शुरू करते हैं। अच्छा, पी बी कितना है, पी से लेकर बी तक कितनी दूरी है, यू, और ये सारी दूरियां इस तरफ है, इसलिए सारी की सारी ऋणात्मक होंगी। बात समझ में आ गई? तो ये सारी की सारी ऋणात्मक होंगी, तो यू हमारा कैसा होगा, निगेटिव, बीच में हम माइनस लगाएंगे। पी सी दूरी कितनी है, पी से लेकर सी तक, वो बच्चे आर होती है ना, वक्रता त्रिज्या, तो वो भी इधर ही नापी जा रही है, तो वो भी क्या होगी, माइनस की होगी। अब देखो पी सी दूरी सर ने कितनी बताई, माइनस का आर। ओके, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद माइनस, अब इसके बाद पी बी डैश, तो ये हमारी यहां से लेकर यहां तक है, जो कि हमारी कितनी होगी, v होगी, तो ये हमारी माइनस का v। समझ लो बच्चों, सारी देख लो ध्यान से। p से लेकर b तक u है, p से लेकर c तक r है, p से लेकर b डैश तक v है, p से लेकर f तक ये है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो अब देखो ये हो गया हमारा ऐसे। अब देखो pf क्या है, pf तो हमारा f है, वो भी कैसा होगा, माइनस का f, और pb डैश कितना है, पी बी डैश जो कि है माइनस का यू, माइनस का वी सॉरी, और इसके बाद माइनस, और ये पी एफ कितना है, वो एफ है, वो भी माइनस का। बस सारा काम हो चुका है, समझ लो। यहां से आएगा आर, पहले लिख दो भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, आर माइनस यू कर लो। यहां से आएगा वी और माइनस का आर कर लो। भाई उल्टा कर दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में, ऐसा कर लोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से आएगा माइनस का एफ, यहां पे एफ को पहले लिख लो, और इसके बाद ये माइनस का v हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इस r को तुम क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो 2f, और माइनस का u, ठीक, इसको v लिख सकते हो और इसको कह सकते हो 2f। अब इसके बाद ये देखो माइनस का f,
मेरे यहाँ अभी लाइट का इश्यू है, इसलिए मैंने क्या किया है, इन्वर्टर को अपना चला रखा है, बाकी कूलर बंद कर दिया। ठीक, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम इसका करेंगे गुणा। ठीक, कैसा गुणा करेंगे, ऐसे कैंची गुणा करेंगे। इसको इससे गुणा करते हैं, तो पहले f से गुणा करते हैं पूरे को, तो आ जाएगा हमारे पास 2f²। फिर उसके बाद माइनस का uf। अब हम v से करेंगे तो आएगा मेरे पास माइनस माइनस, देखो माइनस और ये प्लस, तो माइनस आएगा 2vf आएगा। ठीक बच्चों, f है ये। अब इसको इससे करेंगे तो प्लस का uv आएगा। ठीक, बराबर। अच्छा, इसको इससे करते हैं तो माइनस का vf आएगा और प्लस का 2f² आएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? ठीक, अब देखो ये इससे जो है वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब मेरे पास बचेगा माइनस का uf इधर है और माइनस का uf 2vf और ये vf इधर आएगा तो घट जाएगा, सबको इधर ले आओ। ठीक, दिखाई दे रहा होगा अच्छे से आपको। तो ये हमने लिखा माइनस का uf, ठीक है, ये इधर आएगा vf, ये इधर है माइनस का, तो माइनस का vf बचेगा। ठीक, और प्लस का uv हो गया और बराबर में उधर कितना बचा, 0। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक, स्क्रीनशॉट लोगे या फिर नए पेज पे जाऊँ मैं? चलो नए पेज पे जाते हैं, इन दोनों को उधर भेजते हैं। तो बचेगा मेरे पास uv बराबर, ध्यान से सुनो, uv बराबर ए uvf vf। ठीक, क्या बचेगा मेरे पास, uv बराबर uf प्लस vf, यही बचेगा ना। देखो uv बराबर uf vf, देखो हो गया इतना। अब उसके बाद हम यहां लिखेंगे कि दोनों पक्षों में, बहुत आसान निगमन है ये, दोनों पक्षों में u v f से भाग करने पर, भाग करने पर। अब हम इसमें भाग कर देंगे, तो भाग करेंगे तो क्या होगा, देखो uv बटे uvf आएगा, फिर उसके बाद uf, यहाँ आएगा uvf, फिर उसके बाद ये आएगा vf, ये आएगा नीचे uv और f। अच्छा, भाग करने से एक फ़ायदा हुआ कि ये vf से vf कट गया, ये uf से uf कट गया और ये uv से uv कट गया, और बचा मेरे पास 1/f। और मैं आपको सच बताऊं तो आप मानोगे नहीं, ये वाला जो सूत्र है हमने अपने कौन सी क्लास में पढ़ा था, हकीकत बताएं, ये हमारे 10th क्लास में, जब मेरा हाई स्कूल था तब ये पूरा का पूरा सूत्र आता था। तो ये निगमन मैंने किया था बच्चों, पूरा निगमन ये हमने अपने टाइम पे किया था जब मैं 10th क्लास में था तब ये कोर्स जो है में पूरा ही आता था। सॉरी, यहाँ से देखो f कट गया, v कट गया, f कट गया, u बचेगा। ठीक, मैंने गलती कर दी, इसको कर दो ऐसे। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यह अवतल दर्पण के लिए सूत्र है। अच्छा, मैं आपको अभी हिंट बताऊं कि अभी करना क्या क्या है। देखो इधर आ जाओ, सबसे पहले इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है, इस AB को MN के बराबर दिखाना है। बाद में हमें दोनों समीकरणों को 1 और 2 से लिखकर ऐसा कुछ करना है कि सारी दूरियां ये हो जाएं। फिर दूसरी चीज़ याद रखनी है कि सारी दूरियां P से स्टार्ट होनी चाहिए, तभी हम लोग उनको ध्रुव से नाप पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सारी दूरियां रख दो, कैंची गुणा कर दो और लास्ट में UVF से भाग करना है। इतना काम आपको करना है। अगर आप इतना नहीं कर पाओगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, चलिए अब इतना कर लिया हम लोगों ने। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। अब यही सूत्र हम लोग करेंगे उत्तल दर्पण के लिए बेटा। किसके लिए करेंगे, उत्तल दर्पण के लिए। ठीक, चलो अब क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। ठीक, क्या करते हैं, एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। इस उत्तल दर्पण में ऐसे हम लोगों ने पॉलिश कर दिया। ठीक, अब आपको पता ही होगा, ये मुख्य अक्ष बना दिया सर ने। ठीक, इसके बाद यहां कहीं पे इसका पॉइंट C होगा, दूर बनाते हैं थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना। यहां कहीं पर C होगा, यहां कहीं पर F होगा,
एक अपनी वस्तु को आप यहां पर कहीं रख दीजिए। हमने मान लिया यहां पे अपनी वस्तु को रख दिया। अब जब यहां वस्तु हम रखेंगे तो इससे चलेंगे समांतर प्रकाश की किरण और इसके बाद ये इस तरीके से ऊपर की ओर चली जाएगी। जब मैं इसको पीछे की ओर लेके आऊंगा तो ये ऐसे ऐसे जाएगी और उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण हमारी यहाँ से जाएगी और ये हमारी सी से गुजरेगी। तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, है ना। ये हमारी सी से गुजरेगी, ऐसे यहाँ से लेके जाएंगे तो ये सी से गुजरेगी। सही से बनाना, ओके। चलो, इतनी बात समझ में आ गई, अच्छा लगा होगा। अब सुनो, इसमें लिखना क्या है। माना एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और फोकस F है और इसका वक्ता केंद्र C है। दर्पण के सामने किसी दूरी पर हम अपनी वस्तु AB को रखते हैं जिससे चलने वाली समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद दूर हट जाती है और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उस किरण को पीछे बढ़ाने पर वो फोकस पे जाके मिल जाती है, ठीक है, वो फोकस पे जाके मिल जाती है। इतनी बात लिखना है, ओके बच्चों। अगर ये फोकस पे जाके मिल जाती है, इस प्रकार हमें अपना वस्तु का एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो कैसा होता है, सीधा होता है। और उसके बाद इसको आपको इस तरीके से बना देना है, ठीक, जिसे मैंने बना दिया है वैसे बना देना है। इस वस्तु का नाम AB है तो इस प्रतिबिंब का नाम हमें रखना पड़ेगा A डैश B डैश। तो इसका नाम हम लोग रख लेते हैं बच्चों A डैश और B डैश। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक लंब डालना है और वो लंब हमें इस तरीके से डालना है। देखो, ये हमें एक ऐसे इस प्रकार से लंब डालना होगा, ठीक है। तो लंब डालना है तो इसको मैं डॉटेड रख लेता हूं। इस तरीके से हमें एक लंब डालना है। बात समझ में आ गई। इस लंब को जो हमने डाला है इसका नाम रख लेते हैं M और N। जैसे उसमें रखा था वैसे ही इसमें भी रख लेंगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सर हमें इसमें 2 त्रिभुज दिखाने पड़ेंगे जो कि जैसे उसमें दिखाए थे वैसे इसमें ही 4 ढूंढेंगे, उसमें भी 4 ढूंढे थे। तो अब लेकिन सबसे पहले एक काम कर लेते हैं। यह हमारा ध्रुव है, इस ध्रुव से यहां बढ़के हुए आएंगे हम ऐसे, और इस दूरी को हम लिखेंगे कि यह दूरी हमारी U है। इसके बाद इस दूरी से यहां तक लेके जाएंगे जो कि होगी हमारी ये दूरी तो हमारी U हो गई और ये वाली दूरी हमारी जो हो गई वो हमारी हो गई V, ठीक। इसके बाद हम यहां से इस फोकस तक जाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको वक्ता केंद्र तक लेकर जाएंगे। जो हमारी ये दूरी होगी ये हमारी फोकस दूरी होगी और ये दूरी हमारी जो होगी वो R होगी जो कि वक्ता त्रिज्या होगी। बोलो, यहां तक आप लोगों को समझ में हमें उम्मीद है अच्छे से आ गया होगा, ठीक। अब हमारी बात को जरा गौर से सुनना क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सुनिए बच्चों, सबसे पहले एक त्रिभुज हमारा है A, B और C। तो हम इसको अलग अलग बनाएंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक त्रिभुज हमारा ये है जिसका नाम सर ने दिया है A, B और उसके बाद ये हमारा C है। फिर इसी तरीके से एक त्रिभुज हमें और ढूंढना पड़ेगा जो कि होगा A डैश B डैश और C, यहां डैश लगा लो, ठीक है। इस तरीके से हमें एक और त्रिभुज ढूंढना पड़ेगा बेटा और इसका नाम कुछ और रखेंगे हम लोग। इसका नाम होगा A डैश B डैश और C डैश, ठीक। इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे हम, बिल्कुल अलग तरीके से आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो हमने यहां लिखा कि त्रिभुज ABC व त्रिभुज A डैश B डैश C में अगर हम ध्यान से देखें तो AB और A डैश B डैश बिल्कुल सेम वैसा ही करेंगे। A डैश B डैश बराबर में हम लिख सकते हैं कि BC बटे B डैश C डैश। तो हमने यहां लिखा BC बटे B डैश C डैश। बच्चों, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहां पर देखो, अब हमें एक त्रिभुज और चाहिए। A डैश B डैश F लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या किया, पुनः ऐसे हम आपको बना के दिखा रहे हैं और इसका नाम दिया हमने A डैश B डैश F। ये वाला त्रिभुज लिया हमने जो छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है और इसी से जिसमें ये वाला कोण कॉमन हो जाए हम ये वाला त्रिभुज ले सकते हैं। कौन सा, MNF। जैसे उसमें नाम दिया था बिल्कुल वैसे ही दिया है मैंने, इसमें कोई चेंज नहीं किया। इतना आप लोगों के लिए रखा कि आप देखो, इसलिए मैं कैमरा फेस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, मैं शिद्दत से पढ़ा रहा हूं। आप पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरा जो काम है मैं अपना कर रहा हूं,
ठीक, तो अब मैं बार बार देख लो, आप लोगों के लिए इतना अच्छा इसको मैंने बताया कि नाम तक नहीं चेंज हुए, है ना। तो ये M हो गया, N हो गया, F हो गया। अब हम एक त्रिभुज दूसरा लेंगे और इसका नाम हम रखेंगे MNF। तो ये थोड़ा सा अगर मैं तुलना करूं उस वाले त्रिभुज की तुलना में, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बता देता हूं ऐसे, ठीक है। तो इसका नाम हो गया M, N और F। हम यहां लिखेंगे कि त्रिभुज MNF व त्रिभुज A-B-F। अगर हम इसमें देखें तो मैं तुरंत लिखूंगा कि भैया यहां से MN जो होगा वो A-B- के बराबर है, मतलब अनुपात में निकालेंगे तो यहां लिखेंगे कि MN बटे A-B- और बराबर में बच्चों लिखेंगे कि BF। देखो पहले हम MN लिख रहे हैं तो हम NF लिखेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि पहले इसको लिख रहे हैं तो पहले हम इसको लिख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज के बारे में लिख रहे हैं तो पहले इसका ही लिखेंगे ऊपर, है ना। ऐसा नहीं करोगे आप, देखो इसमें भी ध्यान से देखो, ये चीज गलती होती है। AB अगर इसका लिया तो A-B- इसका लिया, इसका BC तो फिर इसका B' और सॉरी B', ओके, ये ध्यान रखना। अगर अब इसमें आ जाओ, इसका अगर MN लिया तो इसका A', है ना, इसका अगर NF लिया तो फिर इसका B', आप ऐसा नहीं करोगे कि B' ऊपर कर दो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा B', ये बहुत इंपॉर्टेंट निगमन है। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि जो MN है वो लगभग AB के बराबर है, लगभग क्या बराबर ही है, ध्यान से देखो, ये AB है और ये MN है, तो मैं इसको बदल दूंगा, यहां लिखूंगा मैं AB बटे A', बोलो जैसे मैं अभी तक पीछे करके आया हूं बिल्कुल वैसे ही है कि नहीं, है ना। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 से दोनों की तुलना करूंगा, ठीक, समझ में आ रही है बहुत अच्छी से बात। समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे, तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, नहीं तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा, ठीक। मैं इसको जल्दी से एक पिक्चर क्लिक करता हूं और उसके बाद नए पेज पे जाऊंगा, तो इसको हाथ में लिख के ऐसे रखूंगा, क्योंकि देखो रटा हुआ नहीं होता किसी को, है ना। अब देखो मैं क्या करूंगा, पीछे क्या करके आया हूं समीकरण 1 और 2 से, यहां लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, ओके बच्चों। समीकरण नंबर 1 क्या था, AB अपॉन A', तो हम अगर ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट BC अपॉन B', NF अपॉन B', है ना। तो हम यहां लिखेंगे कि BC बटे B', और बराबर हो जाएगा NF बटे B', ओके बच्चों। चलो अब देखो इस चित्र को अगर देखें ध्यान से, तो हमारा जो PN की दूरी है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, वो P और N आपस में लगभग बहुत पास पास हैं। तो हम लोग यहां लिखें कि यदि आप ये इसमें लिख सकते हो कि यदि यह दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो, है ना, तो P और N बहुत पास पास होंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो मैं लिख दूंगा कि P व N पास पास हैं, ठीक है। ये आप पूरा लिख लेना, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, द्वारक क्या होता है पिछले वीडियो में बता चुका हूं, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो P और N बहुत पास पास होंगे। ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं कि अतः जो हमारा NF होगा वो हमारा PF बन जाएगा, ठीक। तो फिर ये हो जाएगा हमारे पास BC बटे B', और बराबर में आएगा हमारे पास NF बटे, बच्चों NF नहीं होगा अभी PF हो जाएगा, है ना, PF बटे B'। बोलो यहां तक आपको समझ में आ गया इतना, ठीक। समीकरण 1 और 2 से तुलना कर दिया। अब सुनो मेरी बात, ये BC है, इस BC को निकालना पड़ेगा हमें इस चित्र को देखकर, ठीक। अब BC क्या है ये देखो और ये देखो, अब गौर से समझो एक एक चीजें, ये B और C, BC कैसे निकलेगी, अगर हमें इस वाली दूरी को जो कि हमारी U है, इस U को, अच्छा एक चीज और भी बता दूं मैं आपको, इसमें U वाला केवल निगेटिव लिया जाएगा, बाकी सारी चीजें इसमें पॉजिटिव होंगी। ध्यान से देख लो, ये निगेटिव होगा, बाकी सारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये उस तरफ बन रहा है, ये इस तरफ बन रहा है ना। तो ये चीज आप लिख भी सकते हो कि भाई U पॉजिटिव होगा, बाकी सारी चीजें, हाँ, U निगेटिव होगा, बाकी सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। अब मैं BC निकालूंगा तो BC आएगा U, और U में हम यहां PC को जोड़ेंगे, है ना, मतलब हम BC निकालने के लिए PB में PC जोड़ेंगे, ठीक। मैंने कहा था सारी दूरियां P से नापनी है, तो BC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, P से B जोड़ेंगे, P से C जोड़ेंगे, है ना, तो मतलब PB को PC में जोड़ेंगे, ठीक। अब B' C को देखो, B' C,
ये वाली दूरी है, मुझे इसको पीसी से बनाना है। तो अगर पीसी में बी डैश सी निकालना है मेरे को, तो मैं पीसी में अगर पी बी डैश घटा दूं तो बी डैश सी निकल आएगा। फिर से सुनो, पीसी में मैं पी बी डैश घटा दूं तो मैं यहां लिखूंगा कि पीसी में पी बी डैश घटा दूं, है ना। अब पी एफ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये बिल्कुल पी ध्रुव से नापी जा रही है, ठीक। अब उसके बाद देखो बी डैश एफ क्या है, ये है। इस बी डैश एफ को निकालने के लिए मैं बहुत डर जाता हूं, सच बताऊं। डर इसलिए जाता हूं, एक दो बार मेरे साथ ऐसा हुआ हादसा। अब हादसा कैसा कि इतने शिद्दत से पढ़ा रहे थे और नज़र पड़ी तो पता चला कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका। तो जब मैं बार बार पीछे जब भी देखता हूँ समझ लो यही देख रहा हूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, क्योंकि इतनी शिद्दत के साथ हम पढ़ाएंगे तो अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप तुम समझ लो क्या होगा, ठीक। चलो, अब मैंने कहा ना कि मुझे क्या करना है बेटा, बी डैश एफ पे ध्यान देना है। ये बी डैश एफ है, अगर मैं पी एफ में पी बी डैश घटा दूं तो बी डैश एफ निकल आएगा। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? देखो ये हमारी बी डैश है और एफ है, यहां पॉइंट हमारा पी है। अगर मैं इस पूरी दूरी में ये वाली दूरी घटा दूं, पूरी दूरी में ये वाली दूरी घटा दूं तो ये मिल जाएगा, पूरी दूरी में ये घटा दूं ये मिलेगा। तो मैं पी एफ में अगर पी एफ में पी बी डैश घटा दूं, पी एफ में पी बी डैश घटा दूं। सुनो, अब पी बी क्या था, ध्यान से देखो। पी बी मुझे पता है पर तुम्हें दिखा दे। पी बी हमारा यू है और ये नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक। तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह है, देखो, है ना। अब उसके बाद पीसी क्या है बेटा, ये पीसी क्या है, पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक आर है, तो मैं इसमें आर लिखूंगा बेटा। यहीं आपको थोड़ा समस्या हो सकती है, चित्र क्योंकि दूसरे पेज पे बना है, ठीक। अब उसके बाद फिर हमारा है, यार सॉरी कहां पर है, हाँ पीसी। अब मैं लिख दूं, आप समझ जाओगे, मेरे को सब पता है, मेरे को तो देख के बता दूंगा, इनका नाम देख के बता दूंगा कौन क्या है, समझ जाओगे ना। पीसी क्या है भाई, पी है, सेंटर तक गया है तो आर होगा, ठीक। तो आर हो गया, तुम भी समझ लो अच्छा फिर, ठीक। और वो अब सारी यू को छोड़ के, यू जहां पर आएगा, अब यू कहीं आएगा ही नहीं क्योंकि कहीं देखो बी है ही नहीं, पी की कहीं से बी नापी नहीं गई तो यू आएगा नहीं, तुम्हें टेंशन नहीं है, सब प्लस ही प्लस लिखते जाओ। पी से बी डैश, बी डैश क्या था, इमेज का नीचे वाला पॉइंट था ना, तो ये वी होगा कि नहीं, तो ये वी होगा, वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आराम से लिख लो तुम, है ना। अब बीच में यहां माइनस होगा, प्लस मत लगाना, ठीक। अब सुनो, अब उसके बाद पी एफ क्या था भाई, ये तो सिंपल सी बात है, फोकस दूरी होगी और ये पॉजिटिव लेंगे हम। पी एफ क्या था, ये भी फोकस दूरी हो गई, बीच में माइनस है। पी बी डैश ये क्या होगा, पी बी डैश वी की दूरी होगी, तो ये वी हो गया, ठीक। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास आर माइनस यू, ये हो जाएगा आर और उसके बाद माइनस का वी, और ये हो जाएगा एफ, और ये हो जाएगा हमारे पास एफ माइनस वी, ओके। अच्छा, लेकिन अब मैं इस आर को यहां से हटा रहा हूं और आर की जगह पे मैं लिख सकता हूं 2f, क्योंकि ये फोकस दूरी ही तो चाहिए हमको। अब हम इसको कैंची गुणा कर देंगे, इसमें इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा हमारे पास 2f स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद फिर f को गुणा कर रहे हैं तो माइनस का आएगा uf, फिर उसके बाद v से करेंगे तो माइनस का 2vf, फिर v से करेंगे तो प्लस का uv, ठीक। अब f से गुणा करो तो 2f स्क्वायर और माइनस का vf, ठीक। अच्छा देखो ये इससे उड़ गया, है ना। uf निगेटिव है, इसको यहीं ऐसे ही रहने देंगे। 2vf ये इधर आएगा तो घट जाएगा, vf बचेगा। ये इधर uf है तो uv है सॉरी, और ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां से निकालूं तो uv बराबर आएगा uf प्लस का vf, है ना। और मैं इसमें अब uvf से भाग दे दूं तो uvf से जैसे उसमें किया था, ठीक। तो मेरे पास आ जाएगा, अगर भाग दूंगा तो 1/f आएगा जैसे उसमें किया था बेटा, और यहां से अगर भाग दूंगा तो 1/v आएगा, यहां भाग दूंगा तो 1/u आएगा, और यही हमारा जो है वो दर्पण का सूत्र है। बात समझ में आ गई? तो अब आप इसको नीचे एक लाइन लिखोगे कि यह उत्तल दर्पण का सूत्र है। दोनों दर्पणों के लिए सूत्र समान होता है। बोलो यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता कि 1% कोई भी समस्या होगी, आपको पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर हम एक बार फिर से बताएं तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं सच बताऊं।
देखो बस इतना ध्यान रखना है, ट्रिक जैसे मुझे ये सब पूरी चीज़ें रट गई वैसे आपको भी रट जाएंगी कि पहली चीज़ आपको वस्तु और दूसरा प्रतिबिंब, इन दोनों की लंबाइयों को त्रिभुज में गायब करना है। और उनको गायब करने के लिए तुम्हें दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। बात समझ आ गई? उनको गायब करने के लिए तुम्हें दो समीकरण बनाने पड़ेंगे। तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारी दूरियां तुम्हारी यहां से मिल जाए, जैसा कि तुम्हें दोनों समीकरणों को लिखने के बाद जब ये मिलता है सारा गेम यहीं पर होता है। और यहीं से तुम्हें दूरियों को पी में बांटना शुरू करना है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, आंसर आएगा। ठीक, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी है, ये पूरा आपको सब समझ में आया है, तो फिर आप लोग अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं अपनी तरफ से लगा हूँ, आप भी लग जाइए, एग्ज़ाम दूर नहीं है, हम आपका ये बहुत जल्दी सा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो लास्ट में आप 3 इमोजी के साथ कुछ लिख कर जाओगे, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगा हो। आज के सेशन में आपको लगा हो कि मैंने जो पढ़ाया है वो काफ़ी मेहनत और हिम्मत के साथ पढ़ाया है, आपको अच्छा लगा है, तो आप कर सकते हो। बाकी नोट्स आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल ही होता है। अगर आपको नोट्स नहीं मिल पा रहा है तो इस नंबर पर, जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 8090282032, इस नंबर पर सिर्फ आप एक मैसेज करोगे कि सर माय नेम इज़, जो भी आपका नाम हो, मुझे नोट्स नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं लिखोगे। हाय सर, हेलो सर तो बिल्कुल भी मत लिखना, क्योंकि अगर इतना लिखने के बाद अपना जवाब नहीं लिखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। मतलब सॉरी, अपना जो भी तुम्हारे मन में क्वेश्चन है, क्या चाहते हो, इस पे चीज़ें वही लिखिए जो आपको प्रॉब्लम है, सीधे प्रॉब्लम लिखिए आप इस पर। ठीक, आपको जवाब मिलेगा। प्रॉब्लम लिखोगे तो आप, प्रॉब्लम वालों को मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। हेलो हाय को तो मैं अगर देख भी लिया मैंने तो फिर क्या है, उन्होंने बताया ही नहीं, तो फिर कैसे रिप्लाई करेंगे, है ना। चलो आज के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।